जय रंगमंच की प्रस्तुति प्रकाश भाटिया जी के साथ बातें फिल्मों की। चंद्रमुखी हमारा हिंदुस्तान कोई तुम्हारा दिल नहीं कि लौंडी जिसकी मलका बने। तो मेरा दिल भी कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। मुझे कह दो कि तुम रोमन नहीं हो, कहो कि तुम रोमन नहीं हो। अगर इंसान की पहचान ऐसे ही नामों से होती है तो मैं रोमन हूँ। नमस्कार, बातें फिल्मों की में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं हूँ प्रकाश भाटिया। लगभग 4 महीने के बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं। किसी कारणवश एक दूरी बन गई थी। अब सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है और आज एक दुखद समाचार दिलीप साहब के गुजर जाने का, इसलिए जय रंगमंच ने ये तय किया कि उन्हें एक ट्रिब्यूट दी जाए। दिलीप साहब, या यूँ कहें यूसुफ मोहम्मद खान साहब, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था। दरअसल इन्हें सब ट्रेजेडी किंग से जानते हैं और हम इन्हें द लास्ट एम्परर, हिंदी फिल्मों के आखिरी बादशाह, अंतिम सम्राट के रूप में जानना पसंद करेंगे। मेथड एक्टिंग के बादशाह, मेरी नज़र में इनसे बड़ा कोई मेथड एक्टर संसार में नहीं हुआ है। मार्लन ब्रांडो के लिए कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मार्लन ब्रांडो से भी बहुत बहुत ऊपर। अशोक कुमार साहब से इन्होंने मेथड एक्टिंग सीखी थी। अशोक कुमार साहब ने एक स्टेज पे आके छोड़ के अपने अनुभव के हिसाब से चलने लगे, लेकिन ये पूरी तरह उसमें रम गए, समा गए। ऐसा महान कलाकार जिसने 1944 में अपनी पहली फिल्म ज्वारभाटा से शुरुआत की और अपनी अंतिम फिल्म 1998 में किला में एक चरित्र अभिनेता के रूप में अभिनय का अपना परिचय देते हुए उन्होंने फिल्मों से विदाई ली और अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन कुछ वर्षों से
उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और आज सुबह यानी कि 7 जुलाई 2021 को बम्बई के एक अस्पताल में इस संसार को छोड़कर चले गए। लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले आज बहुत मायूस हो गए। बहुत कम फिल्में की, लेकिन बड़ी चुनिंदा फिल्में की और बहुत सोच समझकर फिल्में करते थे। पैसे के लिए फिल्में नहीं करते थे, क्योंकि पीछे से वो वैसे ही पैसे वाले थे शुरू से। कैरेक्टर को देख के जब तक चरित्र उन्हें जमता नहीं था तब तक वो करते नहीं थे। दरअसल मैं अपने एक काफ़ी पहले एक एपिसोड में कि वो अभिनेता कैसे बने उसका जिक्र कर चुका हूँ। मैं उनकी फ़िल्मों का जिक्र तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त फिल्म कलाकार थे। मुग़ल आज़म हो, देवदास हो, राम और शाम हो, दास्तां हो, विधाता हो, पैगाम हो, मतलब जितने भी हम नाम गिने, अंदाज हो, दीदार हो, वो लिस्ट उनके अभिनय के शिखर को छूती ही जाएगी। अमिया चक्रवर्ती के शिष्य थे। अमिया चक्रवर्ती बॉम्बे टॉकीज़ में बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उनसे इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और शशिधर मुखर्जी यानी कि जॉय मुखर्जी के पिता और अशोक कुमार साहब के बहनोई, उनसे गाढ़ी दोस्ती थी और उनसे भी बहुत कुछ उन्होंने उस युग में सीखा। दरअसल दिलीप साहब अभिनय के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ना अभिनय करना चाहते थे। मैं अब उसी कहानी पे आता हूँ कि अभिनेता बने कैसे। दरअसल ये उन दिनों इनका एक फ्रूट का बिज़नेस था, होलसेल का, इनका फैमिली का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान काम ज़रा ठंडा हो गया था, तो ये कुछ और काम ढूंढने की तलाश में थे कि किसी तरह कोई बिज़नेस जमाएं। तो क्रैफर्ड मार्केट से वो, जहाँ उनका अपना घर और पिताजी का वो गोदाम था, वहाँ से दादर स्टेशन आए कि यहाँ से मैं नहीं, चर्च गेट आए, यहाँ से मैं भाई दादर के लिए ट्रेन पकड़ के किसी से मिलना था और उससे बात करनी थी। तो वहीं बीच में इनके एक जानकार, एक वकील मसानी साहब मिले, जो इनके पारिवारिक मित्र थे। उन्होंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? तो इन्होंने कहा कि भाई मैं एक कुछ नया बिज़नेस का प्रपोज़ल आया है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। तो मसानी साहब ने कहा भाई अगर तुम्हें मैं कहीं नौकरी दिलवा दूँ तो चलेगा? तो उन्होंने कहा भाई अगर नौकरी भी मिल जाएगी तो भी चलेगा, क्यों बिज़नेस तो अभी बातचीत करने आ रहा हूँ, कब शुरू होगी पता नहीं। तो कहने लगे कब मैं आपके पास आऊँ उस नौकरी के लिए? कहता आओ क्या मेरे साथ ही चलो, मैं जा ही रहा हूँ। तो मसानी साहब उनको अपने साथ लोकल में इनको मलाड ले गए। मलाड से जल्दी भागते भागते कहने जल्दी करो, टैक्सी पकड़ी उन्होंने और सीधा बॉम्बे टॉकीज़ स्टूडियो पहुँची। बॉम्बे टॉकीज़ में इन्होंने सोचा कोई अकाउंट्स होगा, ये मुझे कहाँ ले आए हो, यहाँ तो फिल्मी वो है। कहता हाँ ये तो फिल्म का है। तो दिलीप साहब ने सोचा, यानी कि उस युग में उनका नाम यूसुफ था, उन्होंने सोचा कि भाई शायद कोई अकाउंट्स वगैरह का काम होगा। तो उनका ठीक है, जो भी काम मिल जाए। तो वो सीधे उन्हें बॉम्बे टॉकीज़ की मालकिन देविका रानी के पास ले गए। देविका रानी उस युग की बहुत महान हीरोइन थी और अशोक कुमार साहब के साथ उनका बहुत शानदार पेयर था, जोड़ी थी। उनकी फिल्में हिट, सुपर हिट होती थी। तो जैसे वो बैठे और उन्होंने तारुफ कराया कि ये मेरे मित्र के बेटे हैं यूसुफ, और इनका फ्रूट का बिज़नेस है, लेकिन अब इनका काम कुछ चल नहीं रहा है, तो ये नौकरी की तलाश में है। तो काफ़ी देर देविका रानी जी उनसे गुफ्तगू करती रहीं और फिर उनसे अचानक कहने लगी कि आप हमारे यहाँ एक्टिंग की नौकरी करेंगे? तो दिलीप साहब बड़ा दंग रह गए और मसानी साहब भी, क्यों उन्होंने ये नहीं सोचा था कि एक्टिंग की कोई ऑफ़र दी जाएगी। तो दिलीप साहब ने कहा भाई मैं एक्टिंग के बारे में तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, और मैंने फ़िल्म भी अपने जीवन में एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 पे, पंचगनी स्कूल में जहाँ मैं पढ़ता था। तो एक्टिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं वो तो नहीं कर सकता।
देविका रानी जी ने पूछा कि तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है, अंग्रेज़ी भी अच्छी है, तो तुम अगर एक्टिंग में ट्राई करोगे तो कामयाब रहोगे। उन्होंने कहा जी मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो देविका रानी जी ने कहा भाई मुझे एक बात बताओ, तुमने जब फल फ्रूट पहली बार देखा होगा तो क्या तुम्हें पहचान थी कि इसमें कौन सा ख़राब है कौन सा अच्छा है? उन्होंने कहा नहीं। तो कहते कहाँ से सीखे? कहते अपने दादाजी से और पिताजी से। तो कहते इसी तरह हम आपको सिखाएंगे। और साफ उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 1250 रुपये महीने के देंगे। 1943 में 42-43 में 1942-43 में उन्हें 1250 रुपये प्रति माह की ऑफ़र दी गई। ये दंग रह गए। इन्होंने कहा जी मुझे सोचने दीजिए। उन्होंने कहा सोच लो। ये वापस आए, अपने छोटे भाई से इन्होंने सबको सुनाया। छोटा भाई भी बड़ा खुश हुआ कि 1250। फिर कहने लगे मैं फिल्म में काम करूंगा, पिताजी को तो पता चल जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। उनका ये सब बाद में देखेंगे, पहले अब तुम डिसाइड करोगे करना है या नहीं करना है। तो रात को सो गए। छोटे भाई अचानक उठा, रात को इन्हें उठाया, कहता भाई पक्का है 1250 ही कहा है? कहता मुझे तो इतना ही पक्का है कि 1250 ही कहा है। कहता भाई 1250 हो नहीं सकता, 120 होगा या 150 होगा, क्योंकि राज कपूर भी वहाँ काम करता है, उसे तो 150 मिलते हैं और वो तो वैसे ही फिल्म लाइन का है। तो ये सुनते ही दिलीप साहब का दिल बैठ गया और सुबह होते ही सीधा भागे मस्तानी साहब के पास कि भाई उन्होंने 1250 कहा था, 120 कहा था। उन्होंने कहा भाई 1250 कहा था, फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए फ़ोन कर देता हूँ। उन्होंने देविका रानी को फ़ोन किया और वहाँ से देविका रानी ने कहा कि हाँ मैंने 1250 ही कहा था, उनसे कहिए जल्दी ज्वाइन करो। और वहीं से सीधा वो बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो पहुँचे और सबसे पहला इंट्रोडक्शन देविका रानी ने उन्हें उस शख्स से कराया जो उस युग के महान हीरो थे, अशोक कुमार साहब। यानी कि फिल्म वर्ल्ड में जो पहला हाथ उन्होंने मिलाया वो अशोक कुमार साहब से मिलाया और उन्हें अंत तक वो अशोक भैया ही कहते थे। अब मैं दूसरा किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे एक मित्र ने सुनाया था उनके बारे में। उन्होंने उनके साथ काम नहीं किया था, वो एक सीरियल में रोल कर रहे थे और फिल्मिस्तान स्टूडियो में उस सीरियल की शूटिंग हो रही थी और सीरियल को प्रोड्यूस सारा बानू जी यानी कि इनकी धर्मपत्नी वो कर रही थी। तो दिलीप साहब वहाँ आते थे और कुर्सी लगा के बैठ जाते थे। तो फिल्मिस्तान बहुत पुराना स्टूडियो है, उसके भी मालिक अशोक कुमार साहब और शशिधर मुखर्जी साहब रह चुके हैं। तो दिलीप साहब आराम करने के लिए मेकअप रूम में जाके बैठ जाते थे। तो मेकअप रूम के बाहर अशोक कुमार नाम की पट्टी लगी हुई थी, यानी कि वो किसी ज़माने में वो लगी हुई थी जब अशोक कुमार साहब का मेकअप रूम था वो। तो दिलीप साहब जैसे घुसने को हुए तो वो एक स्पॉट बॉय जो है सीढ़ी वीढ़ी लेके उस पट्टी को उतारने लगा। तो दिलीप साहब उसे कहने लगे भाई तुम्हारी पगार कितनी है? वो कहने लगा जी 2500। तुम्हारी पगार 2500 नहीं 500 होनी चाहिए। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं कि इतने सीनियर एक्टर का जो हमारे गुरु रहे हैं उनकी पट्टी हटा रहे हो, लगे रहने दो यहाँ पे। और वो अपने मेकअप रूम में जाके बैठ गए। तो ये होता है रिगार्ड अपने सीनियर का। ये कम बात नहीं होती, आज के युग में शायद ऐसा नहीं है। उसके बाद मेरे मित्र बताते हैं कि उसी सीरियल में वो आके बैठ जाते थे और शूटिंग चलती थी। कहता वो बैठे रहते थे और हम लोग शूट नहीं कर पाते थे, हमसे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। और एक नई यंग लड़की थी, वो फटाफट करके निकल जाती थी और हम फिर अटक जाएं, रीटेक पे रीटेक हो। तो दिलीप साहब बैठे बैठे ब्रेक में बोले भाई कमाल की बात है, ये एक छोटी सी लड़की बच्ची है, इतना शानदार करके चली जाती है और तुम सारे मुष्ठंडे वैसे के वैसे ही बैठे रहते हो। तो कहता है डायरेक्टर साहब उनके पास गए, कहने लगे सर उस लड़की को सिर्फ ये पता है कि आप दिलीप कुमार हैं, इसलिए वो कर जाती है। तो कहते लेकिन सर इन सबको पता है कि दिलीप साहब क्या हैं, मतलब दिलीप साहब के आगे अगर आपको पता है दिलीप साहब हैं तो आप गड़बड़ ज़रूर करें। तो इस पर दिलीप साहब बड़े ज़ोर से हंसे और उसके बाद वो थोड़ा दूर होकर बैठने लगे कि आप कर लो, शायद आप लोग झिझक रहे हैं। तो ये 2 किस्से खाली मैंने आपको सुनाए। एक तो पहले मैं सुना ही चुका हूँ एक एपिसोड में। बहुत ही शानदार इंसान,
बादशाह जिसे कहते हैं, और बादशाहों की तरह ही जीते थे, दिल के भी बादशाह थे, और उनका रहन सहन, उठने बैठने का तरीका सब राजाई था एक तरह से। मैं इस महान महान कलाकार को, जो कि ना इससे पहले हमारी फिल्मों में, क्या विश्व की किसी फिल्मों में नहीं हुआ होगा, सत्यजीत रे साहब इसे कंप्लीट एक्टर मानते थे कि इस जैसा कोई अभिनेता विश्व में नहीं है, ना कोई हुआ है, ना है और ना होगा, ये मुझे लगता है। मैं ऐसे महान कलाकार को नमन करता हूँ। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। आज इतना ही इस स्पेशल एपिसोड में। बातें फिल्मों की के बाकी एपिसोड्स में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए प्रकाश भाटिया का आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। तुम्हारी मोहब्बत मेरी रग रग में समा चुकी है। मैं इस जिंदगी को तुम्हारे कदमों को खत्म कर दूंगा। मैं इन वीरान वादियों में तड़प तड़प कर जान दे दूंगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे होठों पर तुम्हारा ही नाम रहेगा। मैं इन वीरान वादियों में तड़प तड़प कर जान दे दूंगा। जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरे होठों पर तुम्हारा ही नाम रहेगा। Thanks for viewing. Hope you liked it. Watch out for the next episode. Like, comment और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय रंगमंच।